समय से कलेक्टर कक्ष में होने वाली चर्चाओं और निरीक्षण संबंधी योजनाओं की सूचना बाहर पहुंचाई जा रही थी। आशंका है कि कार्यालय के भीतर की बातचीत फोन के माध्यम से बाहर सुनाई या वायरल की जा रही थी। बताया जा रहा है कि कलेक्टर प्रताप नारायण यादव अपने कार्यालय में अधिकारियों के साथ निरीक्षण की रणनीति बना रहे थे। इसी दौरान संबंधित क्षेत्र से फोन आने पर उन्हें संदेह हुआ कि कार्यालय के भीतर की गोपनीय जानकारी बाहर पहुंच रही है। संदेह गहराने पर कलेक्टर ने तत्काल स्वयं जांच शुरू की और कार्यालय परिसर के अन्य कमरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पीए कक्ष में एक मोबाइल फोन चालू हालत में मिला, जहां से अंदर की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। कर्मचारी सचिन खरे निलंबित मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित सीट पर कार्यरत कर्मचारी सचिन खरे को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ अन्य कर्मचारियों को उनके मूल विभाग वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपयोग किए जा रहे दोनों पुराने टेलीफोन सेट को सील कर तकनीकी जांच के लिए भेजा गया है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि गोपनीय जानकारी किस माध्यम से बाहर पहुंचाई जा रही थी और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही। घटना सामने आने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में और भी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल पूरे मामले की गोपनीय जांच जारी है और प्रशासन हर पहलू पर पड़ताल कर रहा है। आकस्मिक निरीक्षण की प्लानिंग की जा रही थी और अधिकारी यहाँ बैठे हुए थे, उनसे चर्चा कर रहे थे। इसी बीच हमें कहीं से फ़ोन आया कि सर आप आज यहाँ आने वाले हैं। तो हमें संदेह व्यक्त हुआ कि भाई अभी कोई बाहर गया नहीं है, किसी को बताया नहीं कि हमारी क्या प्लानिंग है और इनको कैसे पता चलेगा कि साहब यहाँ आने वाले हैं। तो हमें संदेह हुआ। इसी संदेह को दृष्टिगत रखते हुए हमने तत्काल यहाँ फ़ोन देखा, यहाँ ठीक था। आगे बढ़े, कोर्ट में गए, कोर्ट में भी ठीक था। आगे गए और जहाँ जहाँ इसका कनेक्शन है सब जगह देखा। फिर पीए कक्ष में गए और हम उस मोबाइल को यहाँ पे न्यूज़ चला करके तेज़ आवाज़ में करके गए ताकि कि पता चले कि इसकी आवाज़ आखिर आ कहाँ रही है। जब वहाँ हमने फ़ोन उठाया, वहाँ देखा तो पूरी जो यहाँ न्यूज़ चल रही थी, फ़ोन यहाँ बंद था, कोई यूज नहीं हो रहा था, इसके बावजूद भी पूरी आवाज़ वहाँ क्लियर सुनाई दे रही थी। तब हमने तत्काल जो उस सीट पर बैठते थे उनको सचिन खरे को तत्काल निलंबित किया और साथ ही जो कर्मचारी लंबे समय से यहाँ पदस्थ थे उनको तत्काल यहाँ से बाहर मुक्त करके मूल विभाग को भेज दिया है और जो टेलीफोन थे दोनों को सील करा दिया गया है। अब इसकी जांच के लिए अपन संबंधित एजेंसी को भेजेंगे और इसमें जो आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2026 की द्वितीय नेशनल अदालत का शुभारंभ शनिवार को वर्चुअल माध्यम से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संजीव सचदेवा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इसके बाद जिला न्यायालय जबलपुर में कृष्णमूर्ति मिश्रा ने सरस्वती पूजन कर लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर बताया गया कि इस बार नेशनल लोक अदालत के लिए 81 खंडपीठों का गठन किया गया है। इन खंडपीठों में विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इनमें मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, समनीय आपराधिक मामले, ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस जैसे जुड़े धारा 138 के प्रकरण, सिविल विवाद निष्पादन संबंधी मामले तथा न्यायालयों में लंबे छोटे बैंकिंग प्रकरण शामिल हैं। इसके अलावा विद्युत बिल विवाद और बिजली चोरी से जुड़े मामलों को भी लोक अदालत में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित और सरल न्याय उपलब्ध कराना है ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण हो सके। यह जो लोक अदालत है इसमें 81 खंडपीठ इस बार बनाई गई हैं, जिसमें कि अलग-अलग तरह के केसेस हैं और जैसे कि एमएसीटी के मोटर दुर्घटना के केसेस हैं, शमनीय मामले हैं, वे मामले छोटे-मोटे मामले जिनमें कि राज़ीनामा हो सकता है, ट्रैफिक चालान केसेस हैं। 138 के मामले मतलब चेक बाउंसेस के मामले हैं जिनमें कि राज़ीनामा शमनीय प्रकृति के हैं, वे अपराध भी रखे गए हैं। सिविल के मामले हैं, एग्जीक्यूशन एंड निष्पादन जो कि पेंडिंग है न्यायालयों में। ऐसे बैंक के छोटे-मोटे अपराध, तो ये सारे मामले रखे गए हैं। बिजली के मामले, विद्युत बिल से संबंधित जो भी मामले, बिजली चोरी से, ये सारे मामले यहाँ पर रखे गए हैं।
मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने के बाद डॉक्टर कैलाश जाटव के संस्कारधानी आगमन पर शहर भर में भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों ने उनका अभिनंदन किया। इसी क्रम में ओमती क्षेत्र में लगाए गए स्वागत मंच पर मुस्लिम समुदाय और व्यापारियों ने डॉक्टर कैलाश जाटव का सॉल श्रीफल और मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया और पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना रहा। डॉक्टर कैलाश जाटव ने इस सम्मान के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी समाज के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने शहर में विभिन्न स्थानों पर उनका आत्मीय स्वागत किया। आज जबलपुर संस्कारधानी के अंदर अहिरवार विकास संस्था जबलपुर के द्वारा मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर कैलाश जाटव जी का स्वागत कार्यक्रम आज जबलपुर संस्कारधानी के अंदर अम्बेडकर चौक पर अहिरवार समाज के द्वारा रखा गया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुखिया माननीय श्री मोहन यादव जी ने उनको अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। उनका प्रथम नगर आगमन होने पर अहिरवार समाज द्वारा अहिरवार समाज विकास संस्था के द्वारा जबलपुर में उनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे कैलाश जाटव जी को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति का आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है, उनने हमारे अहिरवार विकास संस्था और अहिरवार समाज का और अनुसूचित जाति का जो मान बढ़ाने का कार्य किया है, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो प्रधानमंत्री वो सबको हम धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करूंगा कि उन्होंने हमारे बड़े भाई माननीय कैलाश जाटव जी को अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन के रूप में उन्हें नवाजा। आज हितकानी कॉलेज के पास हमने मंच लगाकर उनका भव्य स्वागत किया। हमारे साथ भाई सभी व्यापारी बंधु और समस्त मुस्लिम वर्ग जो कि काफ़ी उत्साहित था। कैलाश जाटव जी क्योंकि मुस्लिम वर्ग में एक जाना पहचाना नाम है, वो मुसलमानों से काफ़ी दिल की गहराई से जुड़े हुए हैं। उनके बनने पर पूरी मुस्लिम समुदाय की ओर से उनको भव्य स्वागत रखा गया। प्रथम नगर आगमन में जबलपुर में हितकानी कॉलेज के बाद सम्मानित ताम्र पत्र दिया गया, जिसमें सभी मुस्लिम भाई लोगों का, बुजुर्गों का सहयोग था। आज आपने सम्मान किया नगर आगमन पर। सिवनी जिले के केवलारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मरकाबाड़ा और साई खेड़ा के बीच शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दूसरा बाइक सवार मौके पर फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहगीरों द्वारा तत्काल घटना की सूचना डायल 108 एम्बुलेंस सेवा को दी गई। सूचना मिलते ही 108 वाहन के चालक नितेश कुमार दुबे एवं EMT पूजा देशमुख मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक उपचार देते हुए तत्काल केवलारी के सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और उनकी स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल दंपत्ति की पहचान विनोद बड़कड़े एवं उनकी पत्नी आशाबाई बड़कड़े निवासी ग्राम मरकाबाड़ा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों किसी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान मरकाबाड़ा और साई खेड़ा के बीच सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक बाइक पर सवार पति पत्नी सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए और दूसरी बाइक में सवार बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर एकत्र हो गई। ग्रामीणों ने घायलों की मदद करते हुए यातायात को भी नियंत्रित किया। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद केवलारी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर रात के समय तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में चेतावनी संकेत लगाने की मांग की है। पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।
घमापुर थाना क्षेत्र के शीतलामाई इलाके में 38 वर्षीय महिला आरती चौधरी की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीती रात बंद कमरे में फंदे पर महिला का शव मिलने के बाद शनिवार दोपहर परिजन शव लेकर घमापुर थाने पहुंच गए और हत्या का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव कर दिया। परिजनों का कहना है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है और पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। थाने के बाहर काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। परिजन लगातार कार्रवाई की मांग करते रहे। वहीं पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाइश देकर शांत कराने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित रखा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत की। सीएसपी मधुर पटेरिया ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम रमेश डेयरी के पीछे स्थित एक मकान में महिला का शव फंदे पर लटका मिला था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे खुलवाने के बाद पुलिस अंदर पहुंची। मृतका के गले पर फंदे के निशान पाए गए थे। घटना की सूचना महिला के पति ने ही पुलिस को दी थी। बंगले में काम करने जाती है, उसको बुलाया गया खाने पीने के बहाने। एक आदमी नहीं था, उसमें 6-7 लोग थे। औरत को मारा गया, पीटा गया, आंख निकाली गई, दांत तोड़ा गया और फांसी लटकाई गई उसको। ठीक है, यहाँ पुलिस वाले क्या बोलते हैं, आरोपी पकड़ गया। कहाँ है आरोपी? थाने गए, आरोपी नहीं है। कहाँ कह रहे हैं? बरेला थाने में फोन लगाया गया, वहाँ भी नहीं आरोपी, अभी पकड़ा नहीं गया। ये क्यों काम किया जा रहा है? प्रशासन क्या चाहती है? गरीबों के साथ ये इंसाफ करेगी? न्याय नहीं है, गरीबों के साथ ऐसा था। सबकी बहू बेटी है, पेट पालती है, इनके लाश घर के अंदर। और हमारा कहना है पुलिस वाले आपको बिना बताए तो पता नहीं चला। कल जो है एक महिला के बारे में खबर मिली थी कि मकान में जो है मृत अवस्था में मिली है। उसी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार यहाँ आया था। उनका ये कहना था कि जो भी इस घटना में सम्मिलित हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और तुरंत जो है इस पर न्याय मिले। इसी मांग को लेकर जो आए थे, जो पुलिस विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो है निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। विश्व थैलीसीमिया दिवस 2026 के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में थैलीसीमिया और सिकल सेल जैसी गंभीर अनुवांशिक बीमारियों को लेकर जागरूकता अभियान CMI और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में थैलीसीमिया जन जागरण समिति मध्य प्रदेश, थैलीसीमिया सिकल सेल जागरण समिति और मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मरीज, अभिभावक, मेडिकल छात्र और चिकित्सक शामिल हुए। स्वास्थ्य शिविर में मरीजों को निःशुल्क HLA जांच, रक्त परीक्षण, विशेषज्ञ परामर्श और काउंसलिंग की सुविधा दी गई। डॉक्टरों ने नियमित उपचार, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और समय पर जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। हम लोग यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में थैलेसीमिया जन जागरण समिति के सहयोग से एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एडमिनिस्ट्रेशन डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना सर के सहयोग से एक CME, जिसको हम कॉन्फ्रेंस कार्यशाला कहते हैं, उसका आयोजन किया हुआ है, जिसमें हम सिकिल और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उसको आगे होने से रोका जा सकता है और उसके ठीक करने के क्या क्या उपाय, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जीन थेरेपी, इन सब के बारे में मरीज के अभिभावकों को, हमारे मेडिकल स्टूडेंट को तथा आसपास से आए हुए डॉक्टर्स को अवगत करा रहे हैं। इसके पश्चात हम लोग HLA कैंप भी करेंगे, जिसमें जो भी बच्चे जिनका ट्रांसप्लांट हो सकता है उनके भाई बहन और माता पिता का HLA टेस्टिंग करेंगे, ताकि हम आने वाले बच्चे जिनका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उनको चिन्हित कर सके और ट्रांसप्लांट करा सके। आज यहाँ पर विश्व थैलेसीमिया दिवस के उपलक्ष्य में सिकल सेल और थैलेसीमिया बच्चों के लिए हमने एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर HLA और सबसे बड़े CME मेडिकल कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें हम डॉक्टर्स और जो आने वाले डॉक्टर्स बनने वाले हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, उन सबको हमने यहाँ पर बुलाया। MBMS स्टूडेंट थे, हमारे PG स्टूडेंट थे, उनको ये जानकारी दी कि आप थैलेसीमिया और सिकल सेल को कैसे आगे रोक सकते हैं और जहाँ भी वो जाएं तो इस चीज़ को वो डिलीवर करें ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े और इसको हम जल्द से रोक सकें। विकास शुक्ला, थैलेसीमिया जनरल समिति।
विजयनगर स्थित सिसोदिया पैलेस में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति को नमन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जबलपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष संदीप जैन रहे। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह सिसोदिया एवं पार्षद अर्चना सिसोदिया ने महाराणा प्रताप के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने और समाज व राष्ट्र हित में कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में वीरता और स्वाभिमान से जुड़े प्रेरणादायक विचार भी साझा किए गए। बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लोग महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं और इस जयंती समारोह में हमारे समरसता के प्रमुख और जबलपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भाई संदीप जैन जी पधारे हैं और हम सब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सदस्यगण और सभी समाज के सदस्यगण याद कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप जी ने जो उस समय सनातन धर्म की रक्षा की, उस समय सनातन को बचाया, उस परिपाटी को, उस हमारी नई जनरेशन को हम लोग शिक्षा दें, इस ओर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज जो स्थिति हम अपने देश में भी देख रहे हैं कि जो विजातीय हैं जो बाहर से आके और हमारे देश में जो जिस तरह के दंगे फसाद कर रहे हैं, यही उस समय की भी कंडीशन थी और उस समय भी उन्होंने जो है धर्म की रक्षा करना, हिंदू धर्म की रक्षा करना और साथ में हमारे भारत में हिंदुत्व को बचाना, यही उनका परम उद्देश्य था और उसमें वो सफल भी रहे हैं। उनके ऊपर आक्रमण बहुत हुए हैं परंतु फिर भी वो विजयी रहे हमेशा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अकबर ने जो है उनके ऊपर शासन किया हो और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, परंतु उन्होंने अकबर की सेना को अपने देश में कभी हावी नहीं होने दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे महापुरुषों ने न केवल अपने समाज के लिए बल्कि सर्व समाज की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। इसलिए मैं आज उनको महाराणा प्रताप जी को याद करते हुए, उनके पुण्य स्मरण करते हुए भी गौरवान्वित हूं। हमारा प्रारंभ से मानना है कि महाराणा प्रताप जी जो है वो केवल क्षत्रिय समाज के लिए आराध्य नहीं है, वो देश की सर्व समाज के लिए आराध्य है। रक्षा के लिए काम किया और इसलिए आज हम उनको लगभग 500 वर्ष होने के बावजूद भी याद कर रहे हैं। व्यक्ति दुनिया में जन्म लेते हैं, जाते हैं, लेकिन अमर वो लोग रहते हैं जो देश के लिए काम करके जाते हैं और उन्हीं में से महाराणा प्रताप जी ने आज 500 वर्ष बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अमरता को प्राप्त की है और आने वाली पीढ़ियाँ भी, आने वाला समय भी उनको पहचाने, उनको याद रखें। इसके लिए इस प्रकार की गोष्ठियाँ और कार्यक्रम बहुत आवश्यक होते हैं। इसलिए मैं एक बार पुनः आदरणीय कुलदीप सिंह सिसोदिया जी एवं संपूर्ण अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश इकाई को अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ और यहाँ बुला कर के मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शासकीय मेडिकल कॉलेज सतना में लगातार बिगड़ती मूलभूत सुविधाओं को लेकर डॉक्टरों, रेजिडेंट्स और छात्रों का आक्रोश खुलकर सामने आया। पानी और लिफ्ट व्यवस्था की बदहाली के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पहले कॉलेज परिसर में नारेबाजी की। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। 3 दिनों के भीतर ये दोबारा बड़ा प्रदर्शन रहा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि कॉलेज परिसर में लंबे समय से बुनियादी समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। हाल ही में परिसर की आंतरिक पाइपलाइन फट जाने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। बीते शुक्रवार रात से पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद पड़ी है, जिससे छात्रावास और आवासीय परिसर में गंभीर जल संकट खड़ा हो गया है। पानी की किल्लत के कारण छात्र छात्राओं, रेजिडेंट, डॉक्टरों और उनके परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को बाल्टी और डिब्बों में पानी भरकर लाना पड़ रहा है, जबकि पीने के पानी के लिए बाजार से बोतल बंद पानी खरीदना मजबूरी बन गया है। बताया जा रहा है
है कि इस संकट से करीब 650 लोग प्रभावित हैं, जिसमें 450 से अधिक छात्र और रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हैं। वहीं लगभग 200 डॉक्टरों के परिवार भी परेशानी झेल रहे हैं। इधर बिजली कटौती और लिफ्ट व्यवस्था की खराब स्थिति ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। 10 मंजिला मेडिकल कॉलेज भवन में स्थापित 30 लिफ्टों में से 28 बंद पड़ी हैं। ऐसे में मरीजों, डॉक्टरों और स्टाफ को ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने में भारी दिक्कत हो रही है। कई बार मरीजों को स्ट्रेचर सहित सीढ़ियों के सहारे ऊपर ले जाना पड़ता है, जिससे हादसों की आशंका लगातार बनी रहती है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पहले भी ऐसी परिस्थितियों में दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया। डॉक्टरों और छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी पानी, बिजली और लिफ्ट जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और